चीन की पर्वतमालाओं को आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे इसमें कि पर्वतमालाएं पूरे चीन में फैली हुई हैं। ठीक है, अब इसमें जो समझने की टेक्निक है उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ का पंजा है, ठीक है ना। हाथ के पंजे को हम कैसे देखते हैं कि इसमें ये भाग चौकोर और उसके बाद उंगलियां इस तरह से फैली हुई हैं। तो इसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो चाइना का ये पामीर का पठार है, ठीक है ना, इसको ऐसा हम हाथ का पंजा समझेंगे इस तरह से। और जैसे हाथ की उंगलियां सभी दिशाओं में इस तरह से फैलती हुई हमें दिखाई देती हैं, ऐसे ही इसको हम समझेंगे। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे जो बीच में पामीर की गांठ से निकली हुई पर्वत श्रृंखला है हमारी, वो है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। अब कुनलुन जो है वो देखिए यहाँ से इस तरह से पूर्व की तरफ फैली हुई है और बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ आके सिंगलिंग श्रेणी बन जाती है। ठीक है, एक क्रम लगातार इसका चलता है। ठीक है ना, पूरा ये कहीं कहीं आप देख रहे हैं कहीं ब्रेक भी हुई है, कहीं फिर कंटिन्यूअस हो गई। कुल मिलाकर के कुनलुन, अल्टाई टाग और ले जाके फिर सिंगलिंग श्रेणी, ठीक है, यहाँ तक ये श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, लगभग टोटल 5200 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसको सिंगलिंग शान को चीन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सिंगलिंग शान को याद कर लीजिए, आपके जीके उसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन ही आता है कि सिंगलिंग शान को चीन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का रोल होता है बीचों बीच सेंट्रल पार्ट में, कि उसी के सहारे हमारी पूरी बॉडी खड़ी रहती है। ठीक है ना, उसी तरह से सिंगलिंग शान रेंज को चाइना की रीढ़ की हड्डी की उपमा दी गई। ठीक है, अब उसके बाद 2-3 ऐसे पॉइंट, कुनलुन से निकलने वाली नदियाँ, 2 नदियाँ कुनलुन से निकलती हैं। पहली काराकाश नदी, नोट करते रहिएगा आप लोग, काराकाश नदी, और दूसरी युरुंगकाश नदी। ये 2 नदियाँ इस श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, इसी में आप देख रहे होंगे कि इसकी एक रेंज ऊपर की तरफ सिकियांग श्रेणी भी चली गई है। यहाँ से आकर के यहाँ तारिंग बेसिन है। ठीक है, उसके बाद फिर ये मंगोलिया के आकार में नीचे की ओर मुड़ गई है और उसके बाद फिर गोबी के पठार से क्रमशः खिंगन श्रेणी ये जाकर के जस्ट इस तरह से यू शेप में कन्वर्ट हो गई। यही रेंज है, सिकियांग श्रेणी जो है वो यहाँ जाकर के टूटा भी है क्रम इसका, फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस भी हुआ है और यहाँ पर जाकर के उत्तर की दिशा में ये इस तरह से कन्वर्ट हो गई है। इसी का सिकियांग श्रेणी का ही पार्ट है, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं गायब हो गई है और कहीं कहीं फिर से उठ करके इसका पूरा यू शेप में ये कन्वर्ट हो गई है। ठीक है ना, और उसके बाद ये बीच में गोबी का पठार, अभी हम पठार पढ़ाएंगे, इसकी विशेषताएं, क्रम, इसका महत्व चाइना में क्या क्या है वो सब अभी आगे बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम साउथ में देख रहे हैं एकदम दक्षिण में, यानी ये हमारा हो जाएगा ये वाला क्रम कोने का तायुशांस पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे आप छोटी छोटी रेंज है क्रमवार, इसकी भी रेंज दिखाई दे रही है। तो ये हमारी तायुशान, और फिर इसी से सिंगलिंग शान से रिलेटेड तापाशान भी श्रेणी है। ठीक है ना, ये भी लंबी रेंज है। और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग इधर की तरफ, देख रहे हैं तिब्बत का पठार और ये फिर हिमालय रेंज। ठीक है ना, हिमालय रेंज आप देख रहे हैं। हिमालय रेंज में आप जान ही रहे हैं कि लगभग जो तिब्बत के पठार से रिलेटेड जो श्रेणियां हैं, ठीक है ना, लगभग 20 से 25 श्रेणियां इस रेंज में हमारी कैसी हैं, हिमाच्छादित हैं, यानी बर्फ से ढकी हुई श्रेणियां इस रेंज में पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी माचिन पर्वत श्रेणी भी एक श्रृंखला के रूप में तिब्बत के पठार के आपके उत्तरी भाग में माचिन पर्वत श्रेणी भी इसको घेरती है, तिब्बत के पठार। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी जो आपकी रेंज हैं चाइना की, उनसे थोड़ा बहुत आपका परिचय हो गया। ठीक है, आगे के क्रम में हम लोग पठारों पे, अब पर्वतों को पढ़ते हुए फिर हम पठारों पर पहुंचते हैं। चाइना के पठार आपको पता है क्या होते हैं? पठार जो भाग मैदानों से ऊंचे और पहाड़ों से नीचे, मैदानों से ऊंचे और पहाड़ों से नीचे, इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, फिर भी जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो इसे क्लियर कर सकते हैं।
ये क्या हो गया हमारा पहाड़ हो गया, ठीक, और ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा प्लेन दिख रहा है, ये हो गया हमारा मैदान, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पर्वत। तो पर्वत और मैदान के जो बीच का भाग है ना, तो ये मैदान में है और ना ही ये पर्वत में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पठार। अब क्लियर हो गया। तो चाइना में पर्वतों को हमने जो देखा, उनके नाम जाने, ठीक है ना, उनकी दिशा जानी, उसके बाद स्थान आता है पठारों का। अब कौन कौन से पठार चाइना में पाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत में हमारे देखिए, भारत में दक्षिण का पठार पूरा का पूरा जो साउथ बेल्ट है हमारी दक्षिणी, वो पूरी की पूरी कैसी है, पठारी है, ठीक है ना। उसी तरह से चाइना में भी हमारा देखिए पहला तिब्बत का पठार, बार बार इसका नाम आ रहा था ना जब हम लोग मैप देख रहे थे। पर्वतों का कुनलुन पढ़ा हम लोगों ने, हिमालय रेंज पढ़ी थी। तो कुनलुन और हिमालय के बीच का जो भाग है तिब्बत का पठार, ठीक है ना, वो सबसे बड़ा एरिया चाइना का घेरे हुए है। लगभग 7,16,800 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा पठार जो चाइना में पाया जाता है वो क्या है, वो तिब्बत का पठार, ठीक है। उसके बाद यूनान केचेऊ का पठार, दूसरा कौन सा है, यूनान केचेऊ। ये उसके केचेऊ जो है वो नाम है, उसका राज्य है चाइना का, उसके नाम, उसके ऊपर वो पूरा हिस्सा जो है वो पठारी है, इसलिए उसको क्या कह दिया गया, यूनान केचेऊ का पठार। ये है लगभग 5,12,300 वर्ग किलोमीटर पे, ठीक है। फिर तीसरा जो पठार है वो है आंतरिक मंगोलिया का पठार। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 3,99,360 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद लोयस का पठार, इसका नाम भी आप लोग कई बार सुन रहे होंगे, पूछा भी पिछली वीडियो में। लोयस का जब नाम आया तो सबने पूछा कि लोयस का पठार, लोयस की मिट्टी। तो ये लोयस का जो पठार है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 2,56,000 वर्ग किलोमीटर। यानी सबसे छोटे जो क्षेत्रफल में जो पठार हमारा पाया जा रहा है वो कौन सा है, लोयस का पठार। और सबसे बड़ा भाग जो पठारी घिरा हुआ है चीन में वो कौन सा है, तिब्बत का पठार, ठीक है। तो अब तिब्बत के पठार को हम लोग मैप में देखेंगे और उसमें तिब्बत के पठार के बारे में मुझे जहाँ तक है आप सभी को आइडिया भी होगा कि क्या विशेषता है उस जगह की, ठीक है ना। तिब्बत के पठार की क्या विशेषता है कि मौसम जो है वहाँ माइनस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु है, जिसके कारण क्या है कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ये सब वहाँ पर नहीं होती हैं, रहने योग्य नहीं है। यहाँ क्लाइमेट मनुष्य के अपोजिट रहती है, उसके रहने के अनुकूल नहीं रहती। वहाँ पर ना तो वो कृषि कर सकता है, ना वो कोई उद्योग धंधा लगा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ हैं तिब्बत के पठार पर, बर्फीला वातावरण बिल्कुल, ठीक है, -25 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इस तरह से बहुत ही बेहद परिस्थितियाँ हैं और जो चोटियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं वो सभी बर्फ़ से हमेशा ढकी रहती हैं। तो ये तिब्बत के पठार की क्लाइमेट है जो कि चीन के बहुत बड़े भाग को घेरे हुए है। फिर दूसरा आपका आता है यूनान केचेऊ का पठार, यूनान केचेऊ का पठार। दूसरा जो हमारा पठार है यूनान केचेऊ का पठार, ठीक है ना, वो चाइना के दक्षिण में। अभी इसको हम लोग चारों एक साथ पठार के जो मैप बनाएंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो यूनान केचेऊ जो पठार है आपका वो यूनान प्रांत में और केचेऊ प्रदेश, इसीलिए इसका नाम ही आपका जो है यूनान केचेऊ का पठार बता दिया गया। दक्षिणी चीन में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता है वो यहाँ पर चूना प्रदेशों की अधिकता, मतलब चूने की चट्टानें यहाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, ठीक है ना। कास्ट आकृति आपने पढ़ी होगी कि जब बारिश होती है तो उसमें चूना जो है रिसर्च करके तमाम जो है उन चट्टानों में आकृतियों का निर्माण करता है। ठीक वैसी ही संरचना इस पठारी प्रदेश में पाई जाती है। खेती के योग्य नहीं है, जनसंख्या आपकी रह रही है लेकिन बहुत अधिक, जिसको कहते हैं कि पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। कुल मिलाकर के यूजलेस भाग है। हाँ, लेकिन दृश्यावली जैसे जिसको कहते हैं ना कि सुंदरता, चूने के प्रदेशों से अलग निकल कर तमाम आकृतियाँ, बीहड़ आपको कई किलोमीटर तक बीहड़ दिखेंगे, ठीक है। तो उनको देखने के लिए तमाम पर्यटक जो है वो आते हैं। तो ऊबड़ खाबड़ है पठार, पूरा का पूरा पठार ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है ना, समतल नहीं है। तो चूने की चट्टानों की अधिकता के कारण
बहुत सारी दृश्यावलियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो है पर्यटन की दृष्टि इस पठार का महत्व पाया जा अधिक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 5,12,300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर तीसरा जो पठार है वो है आंतरिक मंगोलिया का पठार। आंतरिक मंगोलिया का पठार, ठीक है। आंतरिक मंगोलिया का पठार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप लोगों ने सुना होगा नाम ना, चीन की दीवार, चीन की महान दीवार, बहुत नाम सुना होगा। उसके ठीक नीचे की तरफ, अब मैप में आप देखिएगा ग्रेट वॉल चाइना कहाँ है, उसके ठीक नीचे की तरफ से इस पठार का जो है वो विस्तार प्रारंभ होता है, ठीक है। और इस पठार में मरुभूमि की बहुत अधिकता है। कुल मिलाकर के ठीक इसी पठार के बाद से ही गोबी का मरुस्थल भी स्टार्ट होता है। ये पठार आपका मंगोलिया का पठार आंतरिक, और उसी से रिलेटेड आपका गोबी का डिजर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इस पठार पर मरुभूमि की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। चौथा जो आपका पठार है वो है लोयस का पठार। क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, क्षेत्रफल आप देख ही रहे हैं 2,56,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन काम का बहुत है। इन सभी पठारों में, तिब्बत में, यूनान के चेओ में, आंतरिक मंगोलिया में, इन तीनों पठारों में कम क्षेत्रफल होते हुए भी ये बहुत उपजाऊ पठार है। क्यों? क्योंकि इस पठार पर लोयस मिट्टी का जमाव पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का जमाव पाया जाता है? लोयस मिट्टी का जमाव पाया जाता है। और इस मिट्टी का जमाव एक दिन में नहीं हुआ, कई हजार सालों से हो रहा है। और ये मिट्टी की जो परतें हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत जमते 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 कई किलोमीटर जो है लोयस मिट्टी की परतें जो है इस पर जम गई है, जिसके कारण इस पर जो किसान हैं वो बढ़िया खेती करने जाते हैं। और ये मिट्टी आती कहाँ से है? ये मिट्टी आपकी गोबी के डिजर्ट से उड़ कर आती, महीन सूक्ष्म पीले रंग की मिट्टी होती है ये। तो लोयस मिट्टी जो होती है, लोयस मिट्टी पीले रंग की महीन कणों वाली मिट्टी होती है, जिसका लाभ वहाँ के किसान बहुत दिनों से उठा रहे हैं। ये मिट्टी गोबी मरुस्थल से उड़ने वाली जो हवाएं आती हैं वो उस मिट्टी को उड़ा करके लाके लोयस के पठार पर जमा करती हैं, और धीरे धीरे वो मिट्टी जमते जमते उपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना। तो उससे किसान अच्छी खेती करते हैं उस मिट्टी में, और धीरे धीरे उस मिट्टी के जमाव से एक परत नीचे जमी, दूसरी उसके ऊपर जमी, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा हो जाती है, जिसके कारण वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और अच्छी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पठार पर जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, लोयस के पठार पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको लोयस मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना। लोयस मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लोयस के पठार पर पाई जाती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है, और उसमें खेती की जा सकती है, ठीक है ना। तो और इसी मिट्टी की जो कण हैं वो उड़ करके वांगहो नदी भी अभी आपकी इसमें आएगी। वांगहो नदी चीन की एक ऐसी नदी है जो कि हर साल वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना। और उस वांगहो नदी के साथ ही वो मिट्टी बह बह कर करके उस पूरे पानी को उसके पीला कर देती है, ठीक है ना। वो मिट्टी पीलेपन के कारण ही वांगहो नदी की आपको जो है उसको पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि उसका पानी जो है उसी मिट्टी के कारण पीला दिखाई देता है। और वांगहो नदी जब जाकर के पीत सागर में गिरती है, पीला सागर में गिरती है, तो वहाँ के भी पानी को वो पीला कर देती है, ठीक है ना। इसीलिए उसको पीला सागर कहा जाता है, पीत सागर कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चाइना में 4 पठार पाए जाते हैं। नंबर 1 तिब्बत का पठार, नंबर 2 यूनान के चेओ का पठार, नंबर 3 आंतरिक मंगोलिया का पठार, और नंबर 4 लोयस का पठार, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पठार है वो हमारा कौन सा है? लोयस का पठार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो क्या है? हमारा तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत प्लेटू, ठीक। तो इस तरह से आपका पर्वत और पठार। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैप से जो चारों पठार हैं उनकी सिचुएशन मैप में हम लोग देखेंगे, और अगर आप लोगों को एटलस में समझ में आता है तो एटलस में आप लोग देख के इसकी स्थिति जो है वो क्लियर कर सकते हैं।